हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है। तो आज हम जीके जीएस के वैसे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और साथ ही साथ उस तरह का भी क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में आने के चांसेस है। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, ठीक है, अपकमिंग एग्जाम कोई भी हो, एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो या फिर बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, हर एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड पेपर कह सकते हैं। मतलब आने वाले एग्जाम में हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। तो बिल्कुल शुरू हो जाइए डेली हमारे साथ। ठीक है। चलिए, तो एक बार सभी लोग शेयर करिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है और सारे क्वेश्चन को बिल्कुल हम अच्छे तरीके से विश्लेषण करेंगे ताकि आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए, तो एक बार शेयर कर दीजिएगा सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉप क्वेश्चन जो कि जीके और जीएस, जी हाँ, साइंस और जीके दोनों मिक्स रहेंगे, साथ ही साथ करंट भी रहेगा। तो हमारे साथ सभी लोग जुड़िए, चाहे कैसा भी एग्जाम हो, बस पेपर से पहले ये क्वेश्चन को देख करके जाना है। ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है पहला क्वेश्चन, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। आपके सामने टाइम है और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, आपको मेरे ख्याल से अच्छे से दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चलिए, तो आपका टाइम अब समाप्त होता है, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है भारत में कार्यकारी प्रमुख जो है किसे माना गया है। चलिए, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है इसे भारत क्या माना जाता है, कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। याद रखिएगा, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं इन्हें क्या माना जाता है, भारत के कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। अब बात आता है इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। सबसे पहला प्रधानमंत्री का जो जिक्र है, अनुच्छेद कितना है, तो याद रखिएगा कि ये जो प्रधानमंत्री है ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो सभी को पता है कि अनुच्छेद क्या है, 75 में है। ठीक है। तो जो पता है वो सवाल कम आने का चांसेस है, लेकिन ये आएगा क्या, आएगा आपका कि प्रधानमंत्री जो होता है ना, कह सकते हैं कि केंद्र में जो होता है मंत्रिमंडल, उसका मेन हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री कौन होते हैं, राष्ट्रपति के सलाहकार होते हैं, है ना। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का एक सलाहकार होता है और एक मंत्रिमंडल का हेड होता है। ये सब किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 74। ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर 74 में क्या है कि एक मंत्रिमंडल का गठन होगा। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, ठीक है, जिसके हेड कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। और इस मंत्रिमंडल के हेड कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। ऐसा किस अनुच्छेद में है, 74 में है। और अनुच्छेद 74 में ये भी है कि मंत्रिमंडल के हेड होने के नाते ये राष्ट्रपति को क्या दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है, तो याद रखिएगा भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ठीक है। क्लियर है यहां तक। चलिए, बिल्कुल यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बताइएगा दूसरा नंबर सवाल। चलिए, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको बताना है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए सब लोग। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण कौन करवाया था। चलिए, ये है आपके सामने क्वेश्चन, इसका आंसर बताइएगा कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था। पहला ऑप्शन है राजा कुलोसुंगा, नरसिंह देव प्रथम, महिपाल, ठीक है, इसके साथ है विष्णु गोपा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग बताइए। चलिए, सभी को पता है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण कौन करवाया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम करवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है ना। जिन्हें क्या कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। याद रखिएगा
क्या कहा जाता है? ब्लैक पेगोडा, जिसे कौन बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम बनवाए थे। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अगला सवाल आता है 3rd नंबर क्वेश्चन, कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह का सवाल आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3rd आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, तो थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे ये पूरा क्वेश्चन जिस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा है स्मारक, है ना, जो मरे हुए व्यक्तियों के ऊपर यानी उसके कब्र के ऊपर नहीं बनाया गया है। पहला बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार और इस, है ना, इत्माद उदौला। बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मरे हुए व्यक्ति का स्मारक नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। चलिए, तो टाइम आपका होता है खत्म। चलिए, ठीक है, तो याद रखिएगा इनमें से बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा क्या हो जाएगा? चलिए, तो ऑप्शन था आपके सामने बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार और इस, है ना, इत्माद उदौला। तो याद रखिएगा ये जो चार मीनार है जिसको कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, कौन बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। और ये एक व्यक्ति, एक मरे हुए व्यक्ति के ऊपर नहीं बनाया गया, मतलब किसी के कब्र के ऊपर इसका निर्माण नहीं किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया, शाहजहां के द्वारा ताजमहल, है ना, और नूरजहां के द्वारा इत्माद उदौला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद किन्हीं को याद भी ना हो। नूरजहां के द्वारा क्या बनाया गया था? इत्माद उदौला का निर्माण किया गया था। क्लियर है? चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है? ये तो पता ही है, बीबी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा बनाया गया है, जिनको ताजमहल का भद्दी नकल कहा जाता है या द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बीबी का मकबरा बनवाया था कौन? औरंगजेब। ताजमहल कौन बनवाया? शाहजहां। चार मीनार कुली कुतुब शाह। और जो इत्माद उदौला है ये नूरजहां के द्वारा बनाया गया था, जिसको मेहरू निसा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 4 नंबर सवाल है आपके सामने, बताइएगा 4 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बताना है सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक जो थे वो किनके उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन पढ़ देते हैं आपके सामने। ऑप्शन पहला है चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे, बिंदुसार के, या सुसीम के, या दशरथ के। चलिए बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सब लोग, क्या हो जाएगा? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी सवाल है। चलिए, क्लियर है? याद रखिएगा, सम्राट अशोक जो थे ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, और ये किस वंश से थे? तो मौर्य वंश से थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए बिंदुसार, उसके बाद आए कौन? अशोक आए। ठीक है, याद रखना है। अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध लड़ा गया था, जिसका वर्णन 13वें शिलालेख में है। और 261, है ना, 261 ईसा पूर्व में जो है इसका युद्ध लड़ा गया था, याद रखिएगा। 261, हाँ ईस्वी होना चाहिए। याद रखिएगा, बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन थे? सम्राट अशोक थे। ठीक है, जिसका वर्णन कौन से शिलालेख में है? इनके द्वारा 14 शिलालेख का वर्णन किया गया है। ठीक है, और 13वें शिलालेख में क्या है? इनके कलिंग युद्ध का वर्णन है। सभी को याद होगा 13वां शिलालेख में। ठीक है, और मास्की और गुर्जरा जो अभिलेख था इनके द्वारा लिखवाया गया, इनमें इस, है ना, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में इन्होंने अपना नाम क्या बताया? अशोक बताया। याद रखिएगा। ठीक है, और बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसे अमित्र घात कहा जाता है।
या शत्रु विनाशक, है ना। इसको क्या कहा जाता है? अमित्र घात। बिंदुसार को किस उपनाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात के नाम से किसको जानते हैं? मतलब शत्रु विनाशक, शत्रु का नाश करने वाला, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा ये जो मौर्य वंश थे इनका अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक, अंतिम राजा कह सकते हैं, ये कौन था? तो याद रखिएगा बृहद्रथ था, बृहद्रथ। इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन छूट गया, स्किप हो गया है। बताना है 6 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। पेनिसिलिन का जो आविष्कार है ये किसके द्वारा किया गया था? चलिए क्लियर है। पेनिसिलिन का जो आविष्कार है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन है इयान फ्लेमिंग, ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टीफन है ना हॉकिंस, और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। बताना है पेनिसिलिन, है ना, जो किससे बनता है? कवक से बनता है। इसका निर्माण किसके द्वारा, इसका जो आविष्कार है ये किसके द्वारा किया गया था? चलिए सभी को पता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा कवक से क्या बनाया गया था? पेनिसिलिन बनाया गया था। तो पेनिसिलिन का जो खोज है, इसके आविष्कारक है, ये किनको माना जाता है? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से माना जाता है, ठीक है। और कवक और शैवाल के मिलने से क्या बनता है? लाइकेन बनता है। और कौन सा ऐसा जगह है जहां पर जो है लाइकेन का निर्माण नहीं होता? तो याद रखिएगा जहां सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति रहेगा वहां पर लाइकेन का निर्माण नहीं होगा। मतलब वहां जहां पॉल्यूशन ज्यादा होगा वहां लाइकेन का निर्माण कम होता है, ठीक है, क्योंकि ये वायु को शुद्ध करने का काम करता है। ये एक पौधा है एक तरह का। तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का क्या किया गया था? खोज किया गया था। समझ में आया? चलिए बात करते हैं आगे इससे रिलेटेड। तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? सभी को पता है। कवक का अध्ययन क्या होता है? शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, ठीक है। कवक का अध्ययन क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन होता है, ठीक है। चलिए क्लियर है। इसके अलावा बात करें, है ना, विषाणु का खोज कौन किया था? सभी लोग बताइएगा विषाणु का खोज कौन किया था? विषाणु का खोज कौन किया था? तो याद रखना इवानोवस्की के द्वारा किया गया था। इवानोवस्की के द्वारा विषाणु का खोज किया गया था, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। इवानोवस्की के द्वारा। आपको बताना है जीवाणु का खोज कौन किया था, जिसको बैक्टीरिया कहते हैं। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। जीवाणु का खोज किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, जीवाणु का खोज किसके द्वारा? तो लिवेनहॉक के द्वारा जीवाणु का खोज किया गया था। याद रखना है बैक्टीरिया का खोज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आपके सामने। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सब लोग। भारतीय संविधान में पहली बार, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? बहुत अच्छा सवाल है और पॉलिटी का क्वेश्चन है। बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन जो है ये कब किया गया था? चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। आपके सामने ऑप्शन है 1949 में, 1951 में, 1952 और 1953 में। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइएगा सब लोग, ठीक है। चलिए सभी को पता है और बिल्कुल इजी भी है, ठीक है। तो याद रखना है भारतीय संविधान में पहली बार जो है संशोधन कब किया गया था? तो याद रखना 1951 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1951 में पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। अब तक कुल कितना संशोधन हो चुका है? 105 संशोधन हो चुका है, ठीक है। जिसके तहत 104वां जो संविधान संशोधन है, इसके तहत जो है जो दो गो आता था एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता था, उसको समाप्त कर दिया गया। याद रखना है
दो जो एंग्लो इंडियन को हम लोग नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा जो चुना जाता था, उसको क्या किया गया है, 104वां संविधान संशोधन के तहत इसको खत्म कर दिया गया है। सभी को क्लियर है। और 1951 पहला संविधान संशोधन किस अनुसूची में वर्णित है, तो याद रखना है 9वीं अनुसूची में। जो 9वीं अनुसूची है, जो 9वीं अनुसूची है, ठीक है, इसमें पहला संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है। ठीक है, जो कब हुआ था, 1951 में हुआ था। चलिए क्लियर है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछ ले कि संविधान संशोधन जो है ये किस अनुच्छेद में है, संविधान संशोधन, चलिए अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 368। पूछेगा ये कहाँ से लिया गया है, तो सभी को पता है साउथ अफ्रीका से लिया गया है, जिसको दक्षिण अफ्रीका भी कहते हैं। कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से भाग में संविधान संशोधन का वर्णन है, कौन से भाग में संविधान संशोधन का वर्णन है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसके अलावा अगर बात करें कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, तो याद रखिएगा प्रस्तावना कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और जितना भी न्याय से रिलेटेड बात आएगा वो कहाँ से, अमेरिका से। इतना सारा बात सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए सारी बात को नोट करके रखिएगा और सभी को याद है तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी नृत्य जो शैली है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस राज्य में किया जाता है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा। ठीक है, सबसे इजी सवाल जिसको सभी को याद रहता है। ठीक है, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो है किस नृत्य शैली, इसका जो प्रारंभ है कहाँ किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश में जो है कुचिपुड़ी का नृत्य किया जाता है। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो लावनी तमाशा, ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। चलिए महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा, लावनी तमाशा, ये सब के सब कहाँ का है, उड़ीसी। उड़ीसी का क्या हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा ओडिसी। ये सब शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि कुचिपुड़ी से संबंधित कौन से व्यक्ति हैं, एक आध व्यक्ति का उदाहरण दीजिए जो कुचिपुड़ी नृत्य करती हैं। ठीक है, तो सबसे बेहतर याद रखना है यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका संबंध किससे है, कुचिपुड़ी से है। याद रखना है। क्लियर है, यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी से संबंधित है। इसके अलावा मृणालिनी साराभाई, बताना है मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है। चलिए जल्दी बताइए। चलिए बताना है मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है, तो याद रखिएगा मृणालिनी, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से है, तो याद रखना है किससे, भरतनाट्यम, जो कहाँ का है, तमिलनाडु का है, भरतनाट्यम। ठीक है, और ये जो भरतनाट्यम है इससे संबंधित एक और भी व्यक्ति है जिसको हमने अभी बताया, यामिनी कृष्णमूर्ति। ये कुचिपुड़ी भी करती हैं और भरतनाट्यम भी करती हैं। ठीक है, याद रखना है यामिनी कृष्णमूर्ति, है ना, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये क्या करता है, भरतनाट्यम भी करते हैं और क्या करते हैं, कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। तो याद रखना है ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो दोनों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, वो है यामिनी कृष्णमूर्ति और मृणालिनी साराभाई। ये सब फेमस व्यक्ति है जो किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर सवाल है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन इजी हैं लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम आप सबको बता रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा।
किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? चलिए जल्दी बताइए। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र, हुगली, भागीरथी या दामोदर नदी? बंगाल का शोक किसको कहते हैं? चलिए क्लियर है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिल्कुल सही है, सभी का जवाब सही है। तो याद रखना है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अब ये निकलता कहाँ से है? तो याद रखना है कि छोटा नागपुर पठार से निकलता है। ठीक है, लतेहार से। लतेहार एक स्थान है जो कि छोटा नागपुर पठार के नजदीक है। तो छोटा नागपुर पठार से निकलता है कौन सा नदी? दामोदर नदी। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये हुगली सभी को पता है कोलकाता का है। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो याद रखना है हुगली। अगला है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में, तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। और असम में इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। असम में इसको क्या कहते हैं? तो दिहांग के नाम से जानते हैं। चलिए क्लियर है। इसके अलावा अगर पूछ दे कि सिंधु नदी कहाँ से निकलता है, तो सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलता है। और इधर से होते हुए कहाँ गिर जाता है? याद रखना है, अरब सागर में गिर जाता है। ठीक है, सिंधु नदी कहाँ से? मानसरोवर झील से निकलता है, मानसरोवर से। बताइए छिपरा नदी कहाँ से निकलता है? तो छिपरा नदी का उद्गम स्थल है काकरी बरडी। कहाँ से? काकरी बरडी से। ठीक है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो याद रखना है जाना पाव पहाड़ी। कहाँ से? जाना पाव पहाड़ी से। चंबल नदी का उद्गम स्थल जाना पाव पहाड़ी, सिंधु नदी मानसरोवर झील, छिपरा नदी काकरी बरडी। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। गंगा गंगोत्री से और यमुना यमुनोत्री से निकलता है। ठीक है, सब इजी है। चलिए आगे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चलिए यहाँ तक बिल्कुल सभी का क्लियर है। चलिए देखिए, मिटाना पड़ता है। क्यों मिटाना पड़ता है? क्योंकि अगला क्वेश्चन दिखाने के लिए इसको मिटाना पड़ता है, नहीं तो फिर दिखेगा नहीं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। थर्मोस्कोप जिसको कहते हैं, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? चलिए ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन। बताइएगा थर्मोस्कोप का आविष्कार किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है? गैलीलियो गैलीली, कॉपरनिकस, सर आइजक न्यूटन या कैप्लर? चलिए थर्मोस्कोप, तो याद रखना है गैलीलियो गैलीली के द्वारा क्या किया गया है? थर्मोस्कोप का आविष्कार किया गया है। ठीक है, कॉपरनिकस के द्वारा, कॉपरनिकस के द्वारा क्या किया गया है? तो याद रखना है सौर मंडल। सौर मंडल के खोजकर्ता कौन है? तो याद रखना है कॉपरनिकस, सौर मंडल। आइजक न्यूटन सभी को पता है न्यूटन के बारे में। न्यूटन ने तीन नियम दिया था। गति का नियम किसने दिया? सर आइजक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। केपलर के द्वारा ग्रहों के गति का नियम, इन्होंने बताया कि जो ग्रह है वो दीर्घ वृत्ताकार परिक्रमा करते हैं। ठीक है, चलिए याद रखना है। तो ग्रह से संबंधित जो भी नियम है वो किसने दिया? केपलर साहब ने दिया था। चलिए अगला है 11 नंबर। बताना है महाराणा प्रताप के जो घोड़े हैं उनका नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चलिए फेमस सवाल है और बहुत ही इजी सवाल है। जल्दी बताइए, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? थोड़ा और इसको नीचे कर देते हैं ना, अब सही है। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम बताना है सबको। 11 नंबर, जल्दी बताइए। चलिए बहुत अच्छा, सभी का आंसर चेतक आ रहा है। चलिए, तो महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक था। ठीक है, अब महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक था। इसके अलावा अगर बात करें कि महाराणा प्रताप के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया जिसको कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी सभी को पता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में। अब बताइए किसके किसके बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये किसके किसके बीच लड़ा गया था?
हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो याद रखना है महाराणा प्रताप, महाराणा और प्लस अकबर, जिसमें विजयी कौन रहा? अकबर जीत गया और महाराणा प्रताप हार गए। याद रखना है महाराणा प्रताप और अकबर के द्वारा 1576 में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, चलिए यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है सबका। अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है किस खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी का जो संबंध है ये किस खेल से है, जल्दी बताइएगा। चलिए चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, तैराकी, व्यायाम या भार उठाना। चलिए बताइएगा कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है, बिल्कुल फास्ट करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी बताइएगा कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है। कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से। बिल्कुल सही जवाब है सभी का, भार उठाना। ठीक है, इन्होंने ओलंपिक में अगर कोई महिला पहली बार कोई पदक जीता, जरूरी नहीं कि गोल्ड मेडल, ओलंपिक में पहली बार अगर कोई महिला पदक जीता तो वो कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। कौन सा पदक जीता था? सबसे पहली बार पहली महिला थी जिन्होंने कांस्य पदक जीता था ओलंपिक में। ठीक है, कोई सा भी ओलंपिक हो, ओलंपिक में पहली बार, है ना, किसी भी ओलंपिक में आज तक कोई महिला नहीं जीती थी, सबसे पहली महिला यही थी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं रोलर टेक्ट। रोलर टेक्ट कब लागू किया गया? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि रोलर टेक्ट जो है ये कब लागू किया गया। रोलर टेक्ट कब लागू किया गया? 1919, 1921, सभी को पता है कि रोलर टेक्ट जो है ये कब लागू किया गया? तो 1919 में लागू किया गया था। ठीक है, रोलर टेक्ट 1919 में लागू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, याद रखना है। इसी के तहत जालियांवाला बाग हत्याकांड में, है ना, जो सभा हो रहा था जालियांवाला अमृतसर पंजाब में, ठीक है, यही नियम लागू हुआ था जिसके तहत कहीं भी दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति एक जगह खड़ा नहीं हो सकता है। और उस वक्त, है ना, अमृतसर में क्या हो रहा था? एक सभा चलाई जा रही थी, याद रखना है। अमृतसर में एक सभा चलाई जा रही थी इसी के विरोध में। ठीक है, जहाँ दो आदमी खड़ा नहीं हो सकता वहाँ हजारों आदमी लेकर के सभा चल रहा था, जिसके जनरल डायर के द्वारा यहाँ पर आदेश दिया गया और यहाँ पर गोलियां चलवाई गई। ठीक है, याद रखना है। चलिए तो 1919 में हुआ था। चलिए 1916 में क्या हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ समझौता, याद रखना है। 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ समझौता। चलिए 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ, अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा, यहाँ पर, है ना, गरम दल और नरम दल का यहाँ क्या हुआ था? कह सकते हैं कि मेल मिलाप हुआ था 1916 में। 14 नहीं, ये 16 है। ठीक है, याद रखना है। उस समय अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजमूदार, याद रखना, अंबिका चरण मजमूदार। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था तो बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हमारे जो चंद्रमा है, ये जो क्वेश्चन है यह किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इन्हें कुछ बोलिएगा कि सर बहुत हल्का है ना, तो बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। इस तरह का एग्जाम में आता है दो चार सवाल, सारा हल्का नहीं आता है, लेकिन ऐसा 20 में से कम 5 सवाल ऐसा आएगा जो हर कोई कर जाएगा। बताना है हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह का नाम क्या था? ये रहा सबसे बेस्ट सवाल आज का। चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला सबसे पहला यान का नाम बताना है। चलिए आपके सामने है ऑप्शन।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। लूना 2, लूना 10, अपोलो 10, अपोलो 11, कौन सा ऐसा उपग्रह था जो चंद्रमा का सबसे पहली बार चक्कर लगाया था? कौन सा ऐसा उपग्रह था, चलिए बताइएगा। चलिए बताइएगा 14 नंबर, सोच समझ करके जवाब देना है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो याद रखना है कि जो लूना 10 था, जो लूना 10 था, ये चंद्रमा की सतह पर सबसे पहली बार उतरने वाला उपग्रह था। क्लियर है सभी को? जो लूना 10 था ये चंद्रमा की सतह पर सबसे पहली बार सफलतापूर्वक उतरने वाला क्या था, उपग्रह था। और जो ये लूना 2 है, ठीक है, सॉरी, ये एक आता है लूना 3 करके, ठीक है, लूना 3। ये लूना 3 क्या था, तो चंद्रमा का सबसे पहली बार, चंद्रमा का पिक कह सकते हैं, ठीक है, चंद्रमा का पिक्चर यानी फोटो खींचकर भेजने वाला सबसे पहला उपग्रह का क्या नाम था, जिन्होंने बताया कि चंद्रमा क्या है, ऐसा दिखता है। ठीक है, ये किसके द्वारा, लूना 3 के द्वारा पहली बार चंद्रमा का पिक खींचा गया था। और अपोलो 11 सभी को पता है कि 15 अगस्त 1969 में इसको भेजा गया था, है ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने पहली बार चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था। इतना बात आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े। ठीक है, इसमें से एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली बार कौन सा जानवर गया था। याद रखना है कुत्ता, उसका नाम क्या था, लाइका। ठीक है, उसका नाम क्या था, लाइका। आपको बताना है कि कौन से अंतरिक्ष यान से वो चंद्रमा पर, सॉरी, अंतरिक्ष में गया था। सबसे कौन सा अंतरिक्ष यान से, जो लाइका था, कुत्ता नहीं था, कह सकते हैं कि वो फीमेल थी, कुतिया, ठीक है, और वो कौन से अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर गया था, तो याद रखना स्पुतनिक सेकेंड, स्पुतनिक सेकेंड। ठीक है, स्पुतनिक द्वितीय जो था, इसी से ये लाइका गई थी ऊपर। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर, बताइएगा किस बॉक्सर को द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है। किस बॉक्सर को द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है। चलिए बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है, किस बॉक्सर को द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। किस बॉक्सर को द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है। यहाँ रहा, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, माइकल टाइसन, मोहम्मद अली, है ना, इस तरह से 4 ऑप्शन है, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना है किस बॉक्सर को, सबसे पहली बार पूछेगा कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि वो कौन से व्यक्ति हैं, तो उस व्यक्ति का नाम है इवांडर होलीफील्ड। क्या नाम था, इवांडर होलीफील्ड, जिन्हें क्या कहा जाता है, द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है। फ्लाइंग सिक्स सभी को पता है कि मिल्खा सिंह को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कौन सी दो टीम ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था। सा दो टीम था जो दो देशों के बीच पहली बार हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक देश दूसरे देश के साथ खेला था। वो दोनों देश का नाम बताना है आपको, उस दोनों देश का क्या बताना है, नाम बताना है कि उस दोनों देश का क्या नाम था। चलिए क्वेश्चन बताइए 16 नंबर, दोनों देश का नाम बताना है, क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा। याद रखना है उस दोनों जो टीम था उसका क्या नाम था, तो दोनों टीम का नाम था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा।
पहला टेस्ट भी कह सकते हैं कि पहला टेस्ट इसी दोनों के बीच हुआ था। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में पहला टेस्ट मैच जो है किसके किसके बीच, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही 1877 में खेला गया था। ठीक है, तो कौन से दो टीम था जिन्होंने पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला था, तो याद रखना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, चलिए बताइएगा, पाकिस्तान में थार से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान में थार से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा चोलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहा जाता है। ठीक है, थार रेगिस्तान, थार से थार रेगिस्तान से जुड़े, जैसे राजस्थान का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी तो जाएगा, है ना। राजस्थान में अगर रहेगा तो उसको थार बोलेंगे। थार डेजर्ट कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान, कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान से जो जुड़ा और रेगिस्तान है उसको पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। ठीक है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? सहारा, जो कि उत्तरी अफ्रीका में है, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 18 नंबर सवाल। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी। चलिए अब फास्ट करवा देते हैं। ठीक है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों, अन्य जीवों के साक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्राचीन काल में जो अवशेष, कह सकते हैं कि अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सभी को पता है कि अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पैलिएंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पैलिएंटोलॉजी। अवशेषों का अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? एंथ्रोपोलॉजी क्या कहलाता है? तो मानव का जो वृद्धि विकास है इसका अध्ययन कहलाता है मानव का विकास। मानव का जो विकास है इसका अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी, जिसको नृप विज्ञान कहते हैं। क्लियर है? तो पैलेंटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन। ठीक है, एकमात्र जीवाश्म उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, याद रखिएगा। आर्कियोलॉजी किसको कहते हैं? तो ये पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। ठीक है, मतलब बहुत पुराना चीज है, उसकी आयु का पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग प्रोसेस से, जिसको C14 कहते हैं, है ना। तो अगर उससे रिलेटेड कोई अध्ययन कर रहा है, पुरातत्व का मतलब होता है पुराना पुराना चीज के बारे में अगर कोई अध्ययन कर रहा है, ठीक है, तो उसके स्टडी को कहते हैं कौन? उसके स्टडी को कहते हैं आर्कियोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन और पैलेंटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा और बचा है, बताना है। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहा जाता है? मार्स गैस किसको कहते हैं? किसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? मार्स गैस के नाम से किसको जानते हैं? तो याद रखना है मीथेन को कहा जाता है मार्स गैस। अब आ गया मीथेन का बात, याद रखिएगा मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है ना, ये तो सभी को पता है। किस ग्रुप का है? तो एल्केन ग्रुप का है। एक होता है एल्केन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 2, CnH2n माइनस 2, सॉरी CnH2n ही इसमें होता है। ठीक है, और CnH2n इसमें होता है CnH2n माइनस का 2। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो किस ग्रुप का है मीथेन? और जो ये एकमात्र जो जैसे मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह है ना, इसका रंग कैसा होता है? लाल। इसका रंग कैसा है? तो याद रखना है लाल। ठीक है, और यहाँ पर भी मीथेन का, यहाँ पर भी मीथेन का अंश मिलता है। अब क्वेश्चन आता है कि मंगल ग्रह का जो रंग है लाल, मंगल ग्रह का जो रंग है लाल, है ना, यह किस कारण से लाल दिखाई देता है? तो याद रखिएगा लौह ऑक्साइड के कारण, है ना। लौह ऑक्साइड के कारण, लौह ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का रंग क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ पर मीथेन का भी अंश पाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िएगा। वृक्ष में बी का मतलब क्या होता है? वृक्ष में बी का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइएगा। तो वृक्ष में बी का मतलब होता है ब्राजील। वृक्ष में बी का मतलब क्या होता है? तो वृक्ष में बी का मतलब होता है ब्राजील। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? वृक्ष में बी का मतलब, बी से हो गया ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से हो गया साउथ अफ्रीका। ठीक है, वृक्ष का जो
ब्रिक्स का जो 2021 में बैठक हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये बताना है आपको। ठीक है, बी, ब्लैक लेते हैं, शायद नहीं दिख रहा होगा। चलिए, बताना है कि ब्रिक्स, ब्रिक्स बी से हो गया ब्राजील। आपको बताना है कि 2021 में ब्रिक्स का जो बैठक हुआ था वो कहाँ हुआ था। देखिए, याद करने का तरीका बता रहे हैं कि ब्रिक्स में क्या आ रहा है। देखिए, आई आ रहा है, आई का मतलब एक, एक के जैसा दिख रहा है ना, तो याद रखना है 2021 में ब्रिक्स का बैठक कहाँ हुआ था, इंडिया में हुआ था। तो 2022 में चाइना में, 2023 में कहाँ होगा, BRICS होता है, BRICS। तो 2022 में कहाँ होगा, चाइना में होगा, 2022 में याद रखना है। 2022 में चाइना में, 2023 में कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, फिर इस तरह से पीछे जाएगा, पूछ देगा कि 2020 में ब्रिक्स का बैठक कहाँ हुआ था, तो इंडिया से पहले कहाँ जाएंगे, रसिया में हुआ था, है ना। तो ये बिल्कुल इजी है। चलिए, साइप्रस की राजधानी कहाँ है, ये आपका क्वेश्चन है, बताइएगा साइप्रस की राजधानी कहाँ है, साइप्रस की राजधानी कहाँ है। चलिए जल्दी बताइए, साइप्रस की राजधानी कहाँ है, तो याद रखना है साइप्रस की राजधानी कहाँ है। तो साइप्रस की राजधानी जल्दी बताइए, निकोसिया, पॉलिस, लमाका। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। चलिए, याद रखना है, तो साइप्रस की राजधानी कहाँ है, निकोसिया है। साइप्रस की राजधानी कहाँ है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्लियर है, साइप्रस की राजधानी कहाँ है, निकोसिया है। क्लियर है, साइप्रस की राजधानी कहाँ है, निकोसिया है। और मुद्रा क्या है, मुद्रा का नाम है पाउंड। क्या है, मुद्रा का नाम है पाउंड, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए 22 नंबर, पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है, जल्दी बताइए, पृथ्वी का आकार कैसा है। पूर्णतः गोल है, चपटा गोल है, कैसा है पृथ्वी का आकार। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, जल्दी बता दीजिए, पृथ्वी का आकार कैसा है, 22 नंबर क्वेश्चन। चलिए, पृथ्वी का आकार कैसा है, तो चपटा और गोल है। पृथ्वी का आकार चपटा गोल है। बताना है सबसे पहले पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले व्यक्ति का क्या नाम था। सबसे पहले पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले व्यक्ति का क्या नाम था। ठीक है, जल्दी बताइएगा। ठीक है, अगर पूछे सबसे पहला मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति कौन था, तो याद रखना अनेक्जीमेंडर। कौन थे, अनेक्जीमेंडर सबसे पहला मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति थे। क्लियर है, चलिए याद रखना है। किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो याद रखिएगा इरेटोस्थनीज ने कहा था क्या, कि पृथ्वी गोल है। आपका सवाल है पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति का क्या नाम था, है ना, पृथ्वी ही कह सकते हैं, पूरा पृथ्वी या पूरा विश्व। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी बताइए, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। अरुणा आसफ अली एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय झंडे को फहराया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है उनको। वह किस समय फहराए थे झंडा, ये बताना है आपको। असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय स्वराज, या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो याद रखना है, अरुणा आसफ अली जो थे 1942 में, कब, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को फहराया था। कब फहराया था, 1942 में। और इस समय वायसराय कौन थे, लिनलिथगो। कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो कौन थे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन थे, वायसराय थे। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और इसी आंदोलन के दौरान ये अरुणा आसफ अली जो थे कांग्रेस के झंडे को फहराया था, याद रखिएगा। चलिए, क्लियर है। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था। क्लियर है यहाँ तक। स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, चलिए बताइएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था और असहयोग आंदोलन कब हुआ था, ये दोनों आंसर, क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। असहयोग आंदोलन कब हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था।
चलिए याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो याद रखना 1920 में। सबसे इजी और सभी को याद भी रहता है। सविनय अवज्ञा कब हुआ था, 1930 में हुआ था। याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा। और स्वराज स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था 1923 में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, सारा क्वेश्चन का आंसर हमने बता दिया। 1923 में किया गया था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का स्थापना। असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो 1942, है ना। लिन लिथगो कह सकते हैं, उस समय कौन थे, वायसराय थे। अगला बताइएगा क्वेश्चन 24 नंबर, मृणालिनी साराभाई हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? मृणालिनी साराभाई, अभी हम बताए थे, जो लोग ध्यान से सुने होंगे उन्हें इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो कौन थी? फिल्म अभिनेत्री तो नहीं थी, वैज्ञानिक भी नहीं थी, क्या थी? एक नृत्यांगना थी। और ये दोनों से थी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित थे मृणालिनी साराभाई। याद रखिएगा। वास्को डिगामा भारत कब उतरे थे? वास्को डिगामा भारत कब आए थे, तो याद रखना है, वास्को डिगामा 1498 में केरल के कालीकट के बंदरगाह पर, 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह पर इन्होंने, है ना, अपना कदम रखा था। चलिए क्लियर है। 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह पर। बताना उस समय भारत में कौन सा राजा था? याद रखना, जमोरिन। कौन थे? जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। वास्को डिगामा जब भारत आए थे, कहाँ? केरल के कालीकट बंदरगाह पर, तो उस समय जमोरिन ने इनका क्या किया था? स्वागत किया था। याद रखिएगा। कुल 3 बार, जी हाँ, कुल 3 बार वास्को डिगामा भारत आए थे। 1498, 1502 में, और एक बार और आए थे, उसके बाद इनका मृत्यु हो गया था, है ना। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? मंगल ग्रह के 2 मुख्य रूप से चंद्रमा है, जिसको कहते हैं फोबोस और डिमोस। क्लियर है? फोबोस और डिमोस। याद रखिएगा, मंगल का 2 चंद्रमा है। कितना? 2 चंद्रमा है मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? 2, जिनको क्या कहते हैं? फोबोस, और क्या कहते हैं? डिमोस कहते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, या फिर सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो याद रखना है कि जो बृहस्पति ग्रह का जो चंद्रमा है, वो सबसे बड़ा है। जुपिटर का जो, इसका जो सैटेलाइट है, कह सकते हैं उपग्रह, ये क्या है? सबसे बड़ा है, जिसको गैनीमेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैनीमेड। सबसे ज्यादा ग्रह वाला कौन सा है? सबसे ज्यादा उपग्रह कौन से ग्रह का है? तो शनि का है। कितना है? लगभग 82 हो गया है। ठीक है। पहले बृहस्पति था, लेकिन सबसे ज्यादा चंद्रमा किसके पास है? तो याद रखना, शनि ग्रह के पास। शनि ग्रह के पास जो वलय दिखता है, वो उसकी संख्या कितनी होती है? शनि ग्रह के पास उसकी वलयों की संख्या कितनी होती है? चलिए बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा, शनि ग्रह के जो आसपास छल्ले दिखाई देते हैं वो क्या है? तो उसका क्या है? बर्फ का बना वलय है। ठीक है। याद रखना है, आपको बताना उस वलय की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ वलय कितना है। चलिए जल्दी बताइएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, 2014 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, वो कितने नंबर का चुनाव था? इस बार थर्ड फेज में एग्जाम ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था कि 2000, अभी जो कौन सा लोकसभा का चुनाव चल रहा है, अभी वर्तमान में कितने नंबर का लोकसभा का चुनाव चल रहा है? ठीक है। तो इसके अनुसार अंदाजा लगा सकते हैं कि 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो 16वीं था। कौन था? 16वीं था। तो उसके अनुसार से हम क्या कह सकते हैं कि अभी जो चुनाव चल रहा है वो 17वीं होगा, क्योंकि 5 साल का होता है। ठीक है। तो याद रखना 2014 में क्या था? 16वीं था। ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करिएगा। बताना है अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दाम्बुला, बताना है कि दाम्बुला का जो स्वर्ण मंदिर है वो कहाँ स्थित है? दाम्बुला का जो स्वर्ण मंदिर है वो कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। दाम्बुला का जो स्वर्ण मंदिर है ये कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? चलिए अब बिल्कुल लास्ट ही है, ज्यादा टाइम नहीं है। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ है, ये बता दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है, काफी लोगों का आ रहा है आंसर बी।
बिल्कुल सही है, श्रीलंका, याद रखिएगा, श्रीलंका। ठीक है। दाम्बुला का जो स्वर्ण मंदिर है ये कहाँ है? श्रीलंका में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ है? दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में है। और भारत में अमृतसर में भी एक स्वर्ण मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव। अमृतसर में, कहाँ? अमृतसर में भी क्या है? एक स्वर्ण मंदिर है, जिसका निर्माण कौन करवाए थे? तो याद रखना है, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। चलिए, क्लियर है। चलिए, ठीक है। देखिए, अगर आप लोग है ना कंप्लीट कोर्स मैथ रीजनिंग एडवांस मैथ का करना चाहते हैं तो सिंपली जाइए प्ले स्टोर पर और ड्रीम क्लासेज सर्च करना है। क्या सर्च करना है? ड्रीम क्लासेज। यहाँ पर सर्च करिएगा ड्रीम क्लासेज, ड्रीम क्लासेज सर्च करिएगा तो नीचे आपको एक एप्लीकेशन दिखाई देगा, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेना है आपको। यहाँ पर दिख रहा होगा अच्छे से, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल नाम से यहाँ दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको इंस्टॉल करिए। पहला दूसरा स्टेप में क्या करना है? इंस्टॉल करना है। थर्ड स्टेप जो है इसमें लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर पेड कोर्स में जा करके बाय नाउ कर लीजिए। आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, फिर बाय नाउ कर लेना है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम जो क्वेश्चन पर थे उसको कर लेते हैं। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? बौद्ध गुफाओं के लिए जो प्रसिद्ध मंदिर है कार्ले, बताना है आपको कि किस राज्य में स्थित है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी भी बता रहे हैं कि ध्यान से सुनिए। ठीक है, चलिए, इसको शेयर करिएगा अच्छे तरीके से। अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा तो इसको आगे हम बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर क्लोज कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट रहेगा उसी चीज़ को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताइए, 29 नंबर क्वेश्चन। चलिए, बौद्ध गुफा के लिए प्रसिद्ध कार्ले मंदिर कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, बहुत इजी सवाल था। चलिए, फूलों की घाटी कहाँ है? तो याद रखना उत्तराखंड में है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है ना? कहाँ? कूनो, जहाँ नामीबिया से जो चीता मंगाया गया था, 8 चीते, वो कहाँ रखा गया? कूनो नेशनल पार्क में रखा गया, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। फूलों की घाटी, राजा जी नेशनल पार्क, ये सब के सब कहाँ है? उत्तराखंड में, याद रखिएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश का तो सभी को पता है, नौटंकी है ना, यहाँ का लोक नृत्य है। चलिए, आप बताना है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था और किसके द्वारा दिया गया था? करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? जल्दी बता दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, महात्मा गांधी। डू एंड डाई किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, है ना। 9 जनवरी 1915, 1893 में ये गए थे कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। लौट कर कब आए? 9 जनवरी 1915 को, जिनके उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं? बहुत इजी सवाल है, सभी लोग इसका आंसर बताइए जल्दी, फास्ट। ठीक है, वीर सावरकर, पीडी सावरकर का नाम आप लोग सुने ही होंगे, है ना, जिन्होंने अभिनव भारत का गठन किया था। कब? 1904 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1904 में अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा? बीडी सावरकर के द्वारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। दिल्ली चलो, कब चलो? तो सुबह सुबह, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगला 31 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। बताना है कि हमारी आंखों में जो लेंस होता है, लेंस का क्या काम है? हमारी आंख में जो लेंस है उसका क्या काम है? चलिए, फास्ट तरीके से इसका आंसर बता दीजिएगा। हमारी आंखों में जो लेंस होता है उसका क्या काम है? चलिए जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। 31 नंबर, बिल्कुल सही जवाब, आंख की जो फोकस दूरी है उसको बदलना। आंख की फोकस दूरी को बदलना। ठीक है, और आंख का जो रंग होता है ये किस पर डिपेंड करता है? तो ये आइरिस या परितारिका पर डिपेंड करता है। ठीक है, आंख में कितना प्रकाश जाएगा, कितना नहीं जाएगा, इसका निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? इसका निर्णय करता है कॉर्निया। कौन करता है? कॉर्निया करता है। आंख में, है ना,
नेत्रदान के समय आंख का कौन सा हिस्सा दान दिया जाता है? तो कॉर्निया दान दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आंख में अगर चोट लग जाए तो आंख का कौन सा हिस्सा सूज कर गुलाबी हो जाता है? ठीक है, तो याद रखना है नेत्र सलेस्मा। ठीक है, इतना क्वेश्चन आंख से संबंधित आपको याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन। चलिए लास्ट है, 35 क्वेश्चन है आपके सामने। बस इतना ही आज के लिए। बस दो चार क्वेश्चन और है, बस 5 मिनट रुकिए, सब इंपॉर्टेंट जो भी जितना भी है बता देते हैं। सबसे ऊंचा महाद्वीप कौन सा है? सबसे ऊंचा महाद्वीप कौन सा है, ये है आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे ऊंचा महाद्वीप कौन सा है? 32 नंबर सवाल। बिल्कुल सही है, सबसे ऊंचा महाद्वीप कौन सा है? बिल्कुल, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या माना जाता है सबसे ऊंचा? ग्रेट बैरियर रीफ, प्रवाल भित्ति कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है ना। चलिए सभी को क्लियर है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बताइएगा, हैकर, हैकर से क्या संबंधित है? हैकर किसको कहते हैं? हैकर का क्या काम है? हैकर जो काम है वो कौन सा काम करता है हैकर? ध्यान से पढ़िए सारा ऑप्शन, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, बताना है 33 नंबर। हैकर का क्या काम है? चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हैकर का संबंधित किससे है ना। हैकर का तात्पर्य किससे है, तो याद रखना है वह व्यक्ति, वह व्यक्ति जो डेटा तक अधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए क्या करता है, कंप्यूटर का उपयोग करता है, उसको क्या कहते हैं, हैकर कहते हैं। ठीक है, हैकर सभी को पता है, हैक कर लेता है, बहुत सारे चैनल को इस बार हैक किया गया। चलिए बताना है, विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस कब मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। चलिए जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 24 मार्च को मनाया जाता है। काफी बच्चे का आंसर भी आया है। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस। ठीक है, तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, हमारा क्वेश्चन पूछे थे अभी हम, 9 जनवरी को सभी को पता है प्रवासी भारतीय दिवस है ना, गांधी जी के आने के उपलक्ष्य में। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो याद रखना है जनसंख्या, है ना। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। ठीक है, 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, सब लोग बताइएगा जल्दी। तो जनसंख्या। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है ना, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। इसके अलावा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। ठीक है, याद रखिए 22 मई को जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे कह सकते हैं। और चलिए इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, किसी तत्व का परमाणु भार क्या है? किसी तत्व का परमाणु भार जो है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए, चलिए जल्दी बता दीजिए क्या हो जाएगा। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व का परमाणु भार की तुलना की जाती है? किसी तत्व का परमाणु भार निकालना है तो किसके साथ उसका तुलना किया जाता है, जल्दी बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। किसके साथ किया जाता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन के साथ। किसी तत्व का अगर परमाणु भार निकालना है तो हाइड्रोजन के साथ उसका
तुलना किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक चीज़ और बता देते हैं, अगर कहीं पर लिखा हुआ मान लिया जाए जैसे है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 14 होता है। तो ये ऊपर वाला जो नंबर है ये द्रव्यमान को डिनोट करता है। ठीक है, कैसे याद रहेगा, तो जो द्रव्यमान का मतलब वजन, वजन वाला चीज कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि भारी होता है ना। तो याद रखना, ऊपर वाला द्रव्यमान और नीचे वाला क्या होता है, परमाणु संख्या को डिनोट करता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसके अलावा यही जो नीचे वाला नंबर है ये किसको किसको डिनोट करता है, तो याद रखना P बराबर E बराबर जेड, यानी पेज से आपको याद रखना है, यानी प्रोटॉन की संख्या भी नीचे की संख्या दिखाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी नीचे वाला नंबर दिखाता है, और जेड मतलब होता है वही परमाणु संख्या, वो जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या तो ऊपर वाला हो गया। न्यूट्रॉन संख्या निकालना है तो ऊपर से नीचे घटा दीजिए, यानी कि 7 हो जाएगा। तो इसको घटाने पर जो आता है वो न्यूट्रॉन की संख्या दिखाता है। ठीक है, इतना चीज़ आपको याद रखना है। तो ये था आपका आज का क्लास, और सब लोग अगर क्लास से जुड़ना चाहते हैं कंप्लीट मैथ के साथ तो इस क्लास को लें, संकल्प बैच, जो कि हर क्लास के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सभी लोग इससे जुड़ें और एक कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ। देखिए, मेहनत के बिना कुछ नहीं होने वाला है ना। 2 घंटा 1 घंटा टाइम पास करके पढ़ने का, 2 घंटा पढ़ें फिर आराम किए, है ना, फिर एक मूवी देख लिए, इस तरह से अगर पढ़िएगा तो कभी नहीं हो। एक बार कस के पढ़िए, जी जान लगा देना है, भले ही तबीयत खराब हो जाए, है ना, उतना सीरियस नहीं कह सकते। मतलब देखिए, एक बार अगर आप कंटिन्यू ढंग से पढ़ना शुरू कर दीजिए, फिर आपको मन लगने लगेगा, फिर कोई टेंशन नहीं। दुनिया का हर टेंशन का एक ही इलाज है कि आप पढ़ने में अगर लीन हो जाइएगा, अपने आप को जितना बिजी रखिए उतना आपका दिमाग में फालतू चीज़ का टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, और किसी भी चीज़ का कोई भी कमी महसूस नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है, एक ही इलाज है, सिर्फ पढ़ाई। इस बैच को ज्वाइन करिए हमारे साथ और जुड़िए। ठीक है, राहुल सर यहाँ पर डेडिकेटर हैं इस बैच को चलाने वाले। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम कल क्लास इसी तरह का ला सकें। ठीक है।